सुप्रभात सभी को। पॉलिटी की कौन से नंबर की क्लास है आपकी? 15वें नंबर की क्लास आई थिंक, है ना। और आज जुडिशरी चलेगी आपकी, द जुडिशरी ऑफ इंडिया। बहुत सारे चीजें देखेंगे कहाँ कैसे करके चीजें हैं। सर हमने अब तक कर चुके हैं कार्यपालिका, जिसको कहीं ना कहीं हमने सरकारों से जोड़ के पढ़ा था हमने। दूसरे नंबर पे हमने विधायिका करी, केंद्र की भी करी और राज्यों की भी करी। केंद्र की विधायिका को पार्लियामेंट कहा जाता है हमारे यहाँ पे, ठीक है। विधायिका वो होती है जहाँ विधि का निर्माण होता है, और राज्यों में उसी को विधानमंडल कहा जाता है, जिसमें लोअर हाउस क्या होता है? विधानसभा, और विधान परिषद अपर हाउस होता है। तो कल मैंने एक बात बताई थी, जो विधान परिषद है वो 6 राज्यों में हमारे यहाँ पे, मैं बहुत बार करा भी चुका हूँ। कल जो हमने पढ़ा था उसको थोड़ा रिकैप करते हैं। बताओ तो जो गवर्नर महोदय हैं कितने भाग को मनोनीत करते हैं? 1/6। सही बात तो है। अच्छा, गुरु चेला मिलकर कितने भाग को? 1/6 को। इसमें से गुरु 1/12 बोले तो अध्यापक। अच्छा, इनमें से स्नातक स्टूडेंट कितने? 1/12। दोनों मिलकर बात करें तो 1/6। ये हिसाब हो गया हमारा। अब चलते हैं, अभी 1/6 दोनों को मिला दे तो 1/3 हो गया। अब बच गया हिस्सा, 2 और हिस्सा बच गए। तो 1/3 को कौन निर्वाचित करता है? विधानसभा से निर्वाचित होते हैं। और 1/3 स्थानीय संस्थाओं से। स्थानीय संस्था में पंचायतें आ गई और आपके म्युनिसिपैलिटीज आ गए। वेरी गुड, ये हमारी बात हुई थी। बहुत टिपिकल जैसा है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो स्थानीय संस्थान है वो कितना हिस्सा किसका? विधान परिषद का निर्वाचित करते हैं। तो 1/3 रहता है। ये पेपर में पूछा गया है पुराने में। ये हमारी जुडिशरी, उसको देख लेते हैं सर। आपके इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम इन इंडिया इस तरीके से आपका देखा जाता है। कैसा है आपका? एकल, एकीकृत भी है। एकीकृत का मतलब क्या है? इस तरीके से आपका बना हुआ है। सबसे ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद में हाई कोर्ट्स हैं, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं। कितने स्तर हैं सर बताओ? किनके? 3 स्तर हैं, 3 लेयर हैं। सबसे टॉप लेवल पे है सुप्रीम कोर्ट, सेकंड लेवल पे है हाई कोर्ट, और थर्ड लेवल पे है आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, इतनी हमने चर्चा करी थी। और भी देखो कितने बिखरे पड़े हैं, सबकी चर्चा करेंगे। तो पहले नंबर पे सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद में हाई कोर्ट, फिर उसके बाद में मेट्रोपॉलिटन जो कोर्ट है, फिर उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है, इनकी बात करेंगे। बड़े बड़े शहरों में आपके लगते हैं सिविल क्रिमिनल वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट वाले हैं। ये भी आपके कौन से? आपके डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट हैं। सिविल और क्रिमिनल वाले मसले हैं कौन से, उनको डिटेल में बात करेंगे। अभी इस पचड़े में मत जाओ, ये सारा समझ में आ जाएगा कुछ देर के बाद में। अभी बताने का मतलब नहीं, अभी बताएंगे तो आप ना, मैं नहीं चाहता अभी खुराक नहीं देना चाहता उसका असर अभी से नहीं चाहता, ठीक है। अच्छा सर, हकीकत बात बताऊं, कई बार क्या है, मैंने बहुत सारी बातें यदि हम कहेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, लेकिन वास्तविकता यही है। यदि आप आज के समय में कोई फिजिकल कोचिंग ज्वाइन नहीं करते हो तो आपका समय जो है ना बहुत बर्बाद जाता है। आप सोचोगे मोबाइल का मतलब होता है एंटरटेनमेंट वाला। और देखो अब तक जितनी चीजें हुई हैं, क्योंकि आपका सिविल के लिए सीसाइट में हमारा मैथ वगैरह आता है, बहुत सारे लोगों से मैं भी पढ़ा हूँ। जो बलवंत सर पढ़ाते हैं ना, बिलीव मानिएगा, बहुत सारे लोग जो है ना हवाई चल रही है ऑनलाइन पे, और यह बात कहें कि यूट्यूब पे बहुत सारा फ्री पढ़ा है, वो फ्री का ही मामला है, ध्यान रखना। इतना बेहतर नहीं पढ़ाते मैंने जितना देखा है, क्योंकि तब से मैंने चीजें नहीं देखी थी, अभी तो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। समझ में आ गई? तो आप खुश नसीब हो कि ऐसी कोचिंग कोई फिजिकल अवेलेबल भी है, ठीक है। इसके बाद में भी ध्यान रखना, क्योंकि मेरा ब्रेक रहेगा जो भी है, और उसके बाद में मूड बताएं। तो फिजिकल कोचिंग कोई जॉइन रखना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहीं पे कोई भी कोचिंग हो, फिजिकली आप अटैच रहना, मैं एक वाली बात कह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो चीजें है ना, आज के समय में कंपटीशन इतनी है कि आप भले यहाँ पे आके टाइम वेस्ट हो रहा हो, लेकिन आना जरूर है। उससे सर रिदम बनती है आपकी पढ़ाई की। नहीं तो आप 2-4 दिन छुट्टी मार के देख लो, किताब उठती तक नहीं है। सच यही है। चलो अब आपके टॉपिक से शुरू करते हैं, जो नोट्स में है। जुडिशरी है, न्यायपालिका। अच्छा, ये कहां से आया? हमारे संविधान में कहां से लिया गया था? तो हमने शुरुआत में बात करी थी जब चैप्टर शुरू कर रहा था पॉलिटी का। तो हमारी जो न्यायपालिका है वो भारत क्या है आपका? शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया था। और हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी कैसी है? स्वतंत्र है, यानी का मतलब इंडिपेंडेंट है, एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है। स्वतंत्र का मतलब क्या है? इस पे विधायिका और कार्यपालिका का कंट्रोल नहीं है। और इंटीग्रेटेड भी है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है? ये नहीं है कि हरियाणा में कोई और कानून चल रहा है, यूपी में और चल रहा है, पूरे देश में कानून जो है ना एक जैसे हैं, एकीकृत हैं। समझ आई बात है? ये नहीं कि भाई साहब यूपी में ना हम यहाँ आपका इलाज नहीं करवा रहे, मतलब न्याय नहीं करवा रहे, हम जाते हैं हरियाणा वाले हाई कोर्ट में करेंगे, वहां पे सही दवा मिलती है या सही मतलब न्याय दिया जाता है। कहने का मतलब यदि आपने कोई ऑफेंस किया है, कोई आपका क्रिमिनल एक्ट किया है, तो सेम पनिशमेंट मिलेगा सारी जगह। कैसी है सर? एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है। और निष्पक्ष न्यायपालिका हमारे यहाँ पे फेयर जुडिशरी है। चलिए चर्चा करते हैं कितने स्तर की है। अभी मैंने बताया था 3 स्तर की है। सबसे ऊपर लेवल पे सर कौन सा है सर? सुप्रीम कोर्ट। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे अब बात करते हैं सर सर्वोच्च न्यायालय, हिंदी में आप जानते ही हो। उसके बाद में उच्च न्यायालय जानते ही हो। तीसरे नंबर पे हमने बात करी थी जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय, ध्यान रखना। इतनी चर्चा होगी। सर इनमें से एक प्रश्न आता है, इनमें से ये बताओ हायर जुडिशरी कौन सी है? तो हायर जुडिशरी है 2। कौन से वाले?
सुप्रीम कोर्ट और हायर जुडिशरी में कौन है आपके? सुप्रीम कोर्ट। आपसे प्रश्न पूछे, ये बताओ तीन स्तर में से हायर जुडिशरी कौन सी है? तो हायर में दोनों ही है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। लोअर जुडिशरी वो कौन सी आपकी? लोअर या सबऑर्डिनेट जुडिशरी है, ये जिला वाले। यूएसए में क्या होता है सर? हमारे यहाँ तो 3 लेवल है, वहां पे 2 ही है, या तो सुप्रीम कोर्ट होता है उनका या फिर हाई कोर्ट्स होते हैं अलग अलग, ठीक है? वहां 2 ही लेवल है, हमारे यहाँ पे 3 लेवल है, हमने बात कर ली सर, ठीक है? अच्छा एक बताओ, अपील का मतलब डायरेक्शन क्या है? नीचे से ऊपर की ओर। ऐसा नहीं सुप्रीम कोर्ट में केस गया तुम अपील कर रहे हो हाई कोर्ट में, हो ही नहीं सकता भाई साहब। नीचे कोर्ट में कैसे अपील हो जाएगी? अपील तो ऊपर वाले कोर्ट में होती है। कोई मसला आपका नहीं सुलझा, आपको पसंद नहीं आया, आप कहां अपील कर सकते हो? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से भी ऊपर जा सकते हो, लेकिन सर हाईएस्ट अपीलिएट जो जुडिशरी है वो कौन सी आपकी? सुप्रीम कोर्ट। इससे ऊपर अपील नहीं हो सकती। वो बात अलग है, आप गुहार लगा सकते हो किसके? आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान के लिए आप ट्राई कर सकते हो, बट वो अपील नहीं कहा जाएगी, वो क्षमादान की बात की जाएगी, ठीक है? आप कहना चाहते हो कि हाँ हम क्या है, गुनहगार हैं, बस हमें क्षमा कर दो। अपील का मतलब है कि हम अपने आप को दोषी मानते ही नहीं। यहां तक मैं बातें समझा पाया? तो बताइएगा, जो हमारे यहाँ पे न्यायालय है उसका सोर्स क्या है? हमारे संविधान में सम्मिलित हुआ है ना न्यायालय, उसका स्रोत क्या है? भारत शासन अधिनियम। वेरी गुड। कितने स्तर के? 3 स्तर के, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। इनमें से हायर जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, खत्म। उससे ज्यादा कोई काम करनी है। कैसे आपकी एकीकृत है, स्वतंत्र है, फलाना ढिमका, ये सब आप जान गए, ठीक है? इतनी सी बात बतानी थी। चलो अच्छा, उसके बाद मैं बताऊंगा भी कि आपका काम का कितना है। पढ़ाने को पढ़ा सब जाएगा, क्योंकि उसी से हमारा ब्रेन डेवलप होता है, ठीक है? तो ये हमारा ग्रेड सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। आ जाओ, लेके चलते हैं आपका द यूनियन जुडिशरी, संघीय न्यायालय। संघीय न्यायालय में आंसर कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। संघ का न्यायालय बोले तो केंद्र का मेन। अरे बाकी तो राज्यों के है ना, हाई कोर्ट तो अलग अलग। तो संघीय न्यायालय का नाम क्या है? सुप्रीम कोर्ट। हमारे यहाँ पे जो यूनियन जुडिशरी है उसका नाम क्या है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? कौन से भाग में सर? भाग 5 में है और अध्याय 4 में है, और 124 से लेकर के 147 तक ये आपका संघीय न्यायालय की चर्चा की गई है। प्रश्न आ जाता है, छोटे छोटे प्रश्न आ जाते हैं। ये बताओ, जो भारत में, भारतीय संविधान में संघीय न्यायालय के लिए अनुच्छेदों का मतलब प्रावधान किया गया है 124 से 147 तक, याद रहेगा? बस इतना याद, ये जरूर याद रखना है, ठीक है? बाकी चीजें पूछेगा, रेंज पूछ लेता। 24 से 47 ध्यान रख लेना, जरूर नहीं। एक तो उसमें ले आते हैं ना 124 से 147, तो 24-47 ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय चर्चा हम कर चुके हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आया था। फेडरल कोर्ट के रूप में आपका ये संघीय न्यायालय बना था। उसी का प्रतिरूप आज के समय में क्या है? जब 1935 के द्वारा क्या बना था? फेडरल कोर्ट बना था। ये बन चुका था ऑलरेडी 1935 में, ये आ चुका है। लेकिन संविधान लागू होने के बाद में हमने फिर आज का जो आधुनिक सुप्रीम कोर्ट है, ये कहीं ना कहीं बेस्ड है किस पे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अधिनियम आया था 1935 वाला, उसमें फेडरल कोर्ट बना था। उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट नाम नहीं था, उस टाइम पे नाम क्या था? फेडरल कोर्ट। ये तभी आ गया था। उसी का प्रतिरूप आज देखने को मिलता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। इसकी हमने चर्चा करी, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट के क्या काम दे रखा है? ये रक्षक है किसका? मूल अधिकारों का, गारंटर भी है, और संविधान का अभिभावक है, या कह सकते हैं अंतिम व्याख्याकार है। संविधान के आर्टिकल की व्याख्या कौन करता है? तो आपका सुप्रीम कोर्ट करता है। यहां तक बात समझ में आ गई? चलो आगे लेके चलते हैं। संघीय न्यायालय इसको बोला जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को अंतिम अपीलीय न्यायालय भी है। मैंने एक बात बताई थी, 3 लेवल है सर, इससे ऊपर अपील नहीं होती है। तुम कहो राष्ट्रपति के पास तो जाते हैं सर, उसको अपील नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? आप क्षमादान के लिए जाते हो, क्षमा मांगने जाते हो, ठीक है? यहां तक मैं बता पाया? तो चलते हैं सर आपका सर्वोच्च न्यायालय में बात करें तो इसका गठन किया गया था मूल संविधान में। मूल संविधान में बात करें तो कितने आपके जज हुआ करते थे? तो 8 हुआ करते थे, इंक्लूडिंग CJI। 1+7 कहेंगे। एक क्या है उसमें? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और 7 क्या हुआ करते थे? अच्छा ये क्या है सर? फैक्ट है। ये क्या है आपका? फैक्ट। ये हमेशा कभी नहीं बदलेगा, ये 8 रहेंगे तो हमेशा ही 8 रहेंगे। कहां? मूल संविधान में। ये डेटा नहीं बदलेगा। तो मूल संविधान में कितने जज हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट में? मूल संविधान व्यवस्था करता है सुप्रीम कोर्ट की 8 की, जिसमें एक CJI भी है, CJI सहित, और CJI के अलावा 7 की व्यवस्था करता है। तो क्वेश्चन देखना क्या बोल रहा है, मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब बात करें 2019 में, 19 के बाद में, तो कितनी स्ट्रेंथ है सर? 34 है। 2019 में सर 3 और जोड़े गए, तो कहने का मतलब क्या है? अब 1+33 का बन गया। एक क्या है आपके? CJI, और 33 क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जज। अब संख्या कितनी है सर? 34। ध्यान रखिएगा। संसद को पावर है सर आपके इनमें बदलाव करने की, लेकिन कैसा बदलाव? केवल पॉजिटिव बदलाव कर सकते हो, नेगेटिव वाला नहीं। यानी कल के डेट में आप जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनकी संख्या आपके 12-13 नहीं कर सकते, 34 से 35 कर सकते हो, लेकिन 33 नहीं कर सकते। क्या मैं समझा पाया? इसको नेगेटिव की पावर नहीं है, पार्लियामेंट को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, तो उन्होंने बढ़ा दिया। 2019 में कितने बढ़ गए सर आपके? 3 बढ़े। पहले हुआ करते थे 30+1 हुआ करते थे, 31 हुआ करते थे। पुरानी किताबों में देखोगे तो पुरानी एडिट नहीं हुई है, लेकिन अभी आंसर क्या है सर आपका? गड़बड़ कर जाएगा। अभी आपके 2019 में सर करंट का भी नहीं कहेंगे, अब तो बदलाव हो गए, ठीक है? तो अभी संख्या कितनी सर? 34 है। मैं समझा पाया?
नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में बात करें, प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट, तो कौन करते हैं नियुक्त? इनको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। किनको? जजेस को, चाहे चीफ जज हो, बाकी जज हो, सबको आपका कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अब आ जाओ, लेकिन परामर्श पे करते हैं। किसके परामर्श पे करते हैं? अभी हम चर्चा करेंगे अगली स्लाइड में, वो है कोलेजियम। कोलेजियम क्या है, उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो किन किन के अपॉइंटमेंट करते हैं सर? सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी अपॉइंटमेंट करते हैं राष्ट्रपति, हाई कोर्ट के जजेस का भी आपका क्या करते हैं? न्यायाधीश का अपॉइंटमेंट करते हैं। यानी क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं, अपने हस्ताक्षर और मोहर लगाते हैं, ठप्पा लगा दिया, उसके बाद में अधिपत्र दे दिया जाएगा और उनकी नियुक्ति मानी जाएगी। ठीक है, एवरी सुप्रीम कोर्ट का जज, सारे सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ में ऐसे ही होता है। हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति। लेकिन ध्यान रखना, शपथ कोई और दिलाता है, वो चर्चा बाद में करेंगे, अभी नहीं, अभी टॉपिक आएगा तभी, पहले से नहीं। जितना पढ़ा दिया है उतनी बात, ठीक है, तब सीक्वेंस बनेगा। देखो 1 मिनट के लिए, इसमें ये बेस है उसका। जल्दी जल्दी देखो, मैं अभी क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। भाग 5 एक्ट, न्यायालय, मूल संविधान, 34 सीए, नियुक्ति प्रक्रिया राष्ट्रपति और किन किन की, ये सब, गारंटर, अभिभावक, रक्षक। ठीक है, उम्मीद है याद हो गए होंगे। अब मेरा प्रश्न ये बताओ कि ये जो न्यायपालिका है ये कौन से भाग में है भारतीय संविधान के? 5वें भाग में। ज्यादा जल्दी होगी, भाग 5 में है। चैप्टर कौन सा है ये बताओ? 4वें नंबर का। ठीक है, और ये बताओ मूल अधिकारों का संरक्षक या अभिभावक कौन है? मूल अधिकारों का अभिभावक नहीं, संविधान का अभिभावक है। अंतिम व्याख्याकर्ता भी कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। चाहिए बताओ, सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करते हैं? ओके, चलो ठीक बात है। ओके, परामर्श पे करते हैं, वो अभी बताया नहीं है। चलो, और कोई काम की चीज थी? हाँ, ये बताओ, मूल संविधान में कितने आपके सुप्रीम कोर्ट के जज की व्यवस्था की गई है? 1 + 7 8। ठीक है, अभी वर्तमान में कितनी है? कब से है? 2019 से। बस इतना ही काम का है। चलते हैं सर, आपका दी ग्रेट पर्सन जिनको मैं बहुत एडमायर करता हूँ, ये कौन है? आपके 50वें नंबर के CJI हैं। ठीक है, सीरियसली क्यों ग्रेट है मैं बताऊंगा। ये लोग नहीं हो ना तो हमारा देश जो ना कबाड़ा हो जाए। 50वें नंबर के हैं सर, के बारे में बात बताई थी मैंने पिछली क्लास में। DU से पढ़े भी थे, यहाँ से आपके पहले तो गणित और उसमें इकोनॉमिक्स में पढ़े, फिर उसके बाद में कानून की पढ़ाई भी करी DU से ही, फिर उसके बाद में चले गए हार्वर्ड वगैरह, वहां से पढ़ के आए। और इनके पिता भी 16वें नंबर के CJI रह चुके हैं। ये 50वें नंबर के हैं। 16वें नंबर के CJI जो है वो भी क्या है? इनके पिता रह चुके हैं। और ये खुद अपने आप में अभी क्या है? ठीक है, अभी 11 नवंबर को इनका क्या हो जाएगा? ये रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि 65 साल के हो जाएंगे। ठीक है, समझ आ गई बात है? तो क्या होगा? 11 नवंबर को ये रिटायर हो जाएंगे। यहीं से हमें एक चीज पता पड़ रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो CJI हैं, CJI के क्या कह सकते हैं? आपके रिटायर होने की एज कितनी है सर? आपके 65 साल। ठीक है, ओके, तो हमने इतनी चर्चा करी। तो CJI के मामले में हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट की चर्चा होगी CJI। ठीक है, तो CJI अभी कौन है आपके? धनंजय Y चंद्रचूड़। ठीक है, ये 50वें नंबर के हैं। CJI के अतिरिक्त अन्य जज की नियुक्ति प्रेसिडेंट को CJI का परामर्श आवश्यक माना जाता है। ठीक है, अब प्रश्न क्या आया? जैसे हमने कभी पढ़ा था, कहां पे? जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं और प्रधानमंत्री जैसे ही आ जाते हैं, उसके बाद में क्या है? जितने भी आपके अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है प्रधानमंत्री की सलाह पे होती है। सेम यहाँ पे भी है सर। किन की सलाह पे होंगे? अन्य जो जज की नियुक्ति होगी वो प्रेसिडेंट को सलाह कौन देंगे? परामर्श कौन देंगे? और ये आवश्यक है सर आपका। अच्छा, पहले 1982 तक आपका एक व्यवस्था थी कि एक ही व्यक्ति दे दिया करता था, जिनको CJI बोल दिया करते थे। लेकिन समस्या आने लगी लोग, क्योंकि एक व्यक्ति की पसंद नापसंद भी होती है, तो वहां पे फेवरेटिज्म होने लगा। भाई मैं इस जज को पसंद करता हूं, इसको बनाओ। अब क्या बोला उन्होंने? बोला एक व्यक्ति तो नहीं देगा। 1982 की बात है। उसके बाद में 93 में क्या हो गया? अनेक न्यायाधीश होने चाहिए। प्लस क्या है? 1 + 2 हो गया। यानी कि मतलब एक CJI तो नहीं है, 2 और होने चाहिए। तो कितने की होगी सर आपके? कॉलेजियम कितने का बन गया? अभी कॉलेजियम शब्द नहीं आया 93 में आपका, तो ये कितना हो गया आपका? 3 हो गए। 93 में आपका कॉलेजियम शब्द आ गया। चलो आपको थोड़ा इधर लेके चलता हूं मैं। 1970, उसके बाद में 1982 में प्रथम जज केस आता है। 1982 का पहला जज केस है। इसमें क्या है? आपका परामर्श देने की बात मना कर दी गई कि एक व्यक्ति नहीं देगा। ठीक है, 93 में क्या हुआ? नहीं, 82 में आपका आवश्यक कर दिया गया। उसके बाद में 93 में ये सेकंड जज केस में आपका उत्पत्ति हो जाती है कॉलेजियम की, जिसमें 3 हो गई संख्या। उसके बाद में देखोगे 1998 में, 93 के बाद में 5 साल बाद में कितना हुआ आपका? 98 में थर्ड जज केस आता है, जिसमें 2 वरिष्ठ न्यायाधीश की और वृद्धि कर दी गई। तो प्लस 2 और हो जाएंगे। तो सर कितने हो गए वर्तमान में? 5 हो गए। वर्तमान में कितने हो गए? 5 हो गए। इसी को कॉलेजियम बोला जाता है। 1 + 4 है ये। ठीक है, 5 हो गए ओवरऑल। CJI प्लस 4 वरिष्ठ कब से? 1998 से। कौन सा सर? आपका थर्ड जज केस है। जज के मामले में केस आता था। ठीक है, ओके।
यहाँ पे ध्यान रखना 2015 से फोर्थ जज केस आया 2015 में फोर्थ जज केस आया, उसको अभी मैं बताऊंगा कौन सा आपका स्वतंत्र न्यायपालिका वाला है, इसकी चर्चा करूंगा अभी मैं। इसको यहाँ पे लिंक करूंगा, अभी लिंक नहीं बनेगा आपका। इसलिए अब हम लड़ाई करवाते हैं कॉलेजियम वर्सेस एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। कौन सा था आपका? एनजेएसी। इसमें 6 सदस्य की बात की गई थी कि ये क्या करेंगे, उनको सलाह देंगे राष्ट्रपति को। पहले अभी व्यवस्था थी कौन सी वाली 5 की, जिसमें आपके सीजीआई और 4 वरिष्ठ हुआ करते थे, इंक्लूडिंग आपके भावी सीजीआई भी उसी में शामिल हुआ करते थे, वरिष्ठ में वो भी आ गए हैं। क्या चल रहा है, ठीक है। अब आ जाए आगे कि जो सरकार लेकर के आई थी 2014 में, ये लोग जैसे ही आए 99 नंबर का क्या है, संविधान संशोधन किया गया 2014 में, और ये कहते हैं ये जुगाड़ लगाते हैं, इन्होंने सेंध लगाने की कोशिश करी कहां पे, न्यायपालिका में। सब कुछ बदलना चाहते हैं, यहाँ पे भी इन्होंने गड़बड़ी करनी चाहिए। कहां पे? 2014 में आते ही कर दिया कबाड़ा, बच गए वो तो। अब क्या किया इन्होंने बोला कि क्या होगा, एक सीजीआई तो होंगे ही, 2 वरिष्ठ जज होंगे, ठीक है, तुम्हारे 3 होंगे। अब आएंगे इस साइड से, एक कानून या विधि मंत्री होगा, कानून मंत्री होता है, और 2 कौन होंगे, प्रख्यात व्यक्ति। सीधी सीधी बात करो ना, अपने चहेतों को डालेंगे। अब कौन जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, ये डिसाइड करने लग जाएंगे। तो इसमें क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, और क्या बोला, नो नो नो। नो से याद रखना, नो नो का मतलब है 99 नंबर का क्या है, संविधान संशोधन अधिनियम को क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, नो नो। याद रहेगा तो रहेंगे। प्रश्न आएगा क्या कि 99 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध है एनजेएसी से, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, नो नो। इससे याद रखना क्या याद रहेगा, 99 नंबर का, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है, ओके। तो एक समिति 3 मेंबर की, सीजीआई, पीएम, नेता प्रतिपक्ष, ये बनाने की चर्चा की जा रही थी, ठीक है। और ये छोड़ो, अभी मैं बात बताऊंगा। ये क्या करती है आपका, ये मोहर लगाती है बाद में, प्रेसिडेंट बाद में वो चेक करते हैं। देखो समिति रहती है जिसमें सीजीआई रहते हैं, पीएम रहते हैं, नेता प्रतिपक्ष रहते हैं। अभी इसको नहीं, अभी इसका टाइम नहीं आया, बताऊंगा अभी मैं। आ जाओ, काम चर्चा करें, इसको लेकर के चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था 2015 में, तो यही था सर आपका कौन सा 2015 का फोर्थ जज केस। जज के मामले में लेकर के उनकी नियुक्ति विमुक्ति को लेकर के क्या होगा, कैसे नियुक्ति होगी, उसको जज वाला केस कहते हैं। तो फोर्थ जज केस आया 2015 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो तुम लेके आ रहे हो क्या 99 नंबर का संविधान संशोधन कर डाला इन्होंने। तो उन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई साहब ये क्या है, असंवैधानिक है, ठीक है, असंवैधानिक है। और उन्होंने क्या बोला कि ये जो है न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, यानी स्वतंत्र न्यायपालिका, ये क्या है सर आपका मूल ढांचे का है, मूल ढांचे में है। और इसको तुरंत उठा करके कहां डाल दिया, 2015 में डाल दिया, किसमें, मूल ढांचे में। बेसिक स्ट्रक्चर, सर बेसिक स्ट्रक्चर की संकल्पना कब आई थी बताओ आप, अंदाजा लगाओ। 1973 में केशवानंद भारती केस, ध्यान है आपको, उसमें आई थी। इन्होंने तुरंत ही उठा के कहां डाल दिया। अब तो ये वैसे भी बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता गड़बड़ हो जाती। सर ये कानून मंत्री, ये फलाने दिमाग के मंत्री, ये क्या है, ये अपने हिसाब से काम चलाने लगते हैं, अपने चहेतों को कहीं पे भी गड़बड़ करने लगते हैं। हालांकि ये नहीं है कि कॉलेजियम सर्वथा आपका बेस्ट है, इसमें भी परिवारवाद बहुत सारे देखोगे, कुछ ही फैमिली के बहुत सारे आपके जज बनते हैं, लेकिन सर फिर भी क्या है ना, इससे बेटर ही है। ये बिल्कुल ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी इसका कोई विकल्प नहीं है। तुम इसको लाओगे, अभी तो तुम्हें लग रहा सब सही होगा, आने वाले समय में बहुत सारी समस्या खड़ी देखने को मिल जाती, यहाँ पे अपने फेवरेट जज को बनाने लग जाते। तो 1973 में आए मूल ढांचे में ही उनमें बोल दिया कि न्यायिक समीक्षा और स्वतंत्र न्यायपालिका दोनों ही क्या है, आपके मूल ढांचे का हिस्सा है। न्यायिक समीक्षा ही तो करी इन्होंने, जो भी कानून बनता है उसको देखता है कौन, आपका सुप्रीम कोर्ट। वो चेक करता है कि कहीं इन्होंने क्या किया, जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वायलेट तो नहीं करा है। और यहाँ पे हो रहा था कौन सा वाला, न्यायपालिका की स्वतंत्रता फिर फ्री नहीं रहती, क्योंकि यहाँ पे सरकार आएगी चयन करने में, उनकी नियुक्ति में, तो उसमें क्या हस्तक्षेप देखा जाता। 1 मिनट देखो इसको जल्दी से। एएन राय केस आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 1975 का, इमरजेंसी के टाइम का। उसमें ऐसा हुआ था, ये फेवरेट जो जज को नियुक्ति की जा रही थी, एएन राय आपके वो थे, उनकी जगह पे किसी और को ले आए थे, समझ आ रही है ना। तो उसने फिर नलिफाइड नहीं करा, तो इमरजेंसी को वैलिड कर दिया गया था। तो ऐसा देखने को मिला था बाद में, इसीलिए तो आपका क्या आया बाद में, तभी तो ये उन्होंने बोला एक व्यक्ति नहीं आएगा। कब, 1982 में एक व्यक्ति को मना कर दिया गया, ठीक है। 1993 में कितने हो गए, 3 हो गए थे। फिर उसके बाद में 1998 में 4 हो गए थे। थर्ड जज केस था, इसी में क्या हो गया। अच्छा, इससे पहले आपको कौन सा है, 1993 में यही कॉलेजियम की व्यवस्था आती है। अब मेरा प्रश्न ये है, 50 में सीजीआई कौन है, डीवाई चंद्रचूड़। चलो ठीक है यार, चलते हैं अगला करते हैं। आपकी ये सारी चर्चा हो गई, तो एनजेएसी कॉलेजियम की आपको चर्चा हो गई। एनजेएसी की फुल फॉर्म क्या है, दवा सर कर रही है क्या, हाँ बढ़िया, लेते रहो।
सुबह शाम। चलो अगला चलते हैं। अब बात करेंगे क्वालिफिकेशन। सुप्रीम कोर्ट का आप जज बनना चाहते हो तो तुम्हारी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपके मन में आ रहा होगा। पहले तो ये दवा है, ये ज्यादा लेनी पड़ेगी पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, कहने का मतलब ये है सर। क्वालिफिकेशन में क्या है सर आपका, हाई कोर्ट या ऐसे ही उसके समकक्ष किसी कोर्ट में आप 5 वर्षों तक जज रहे हो। जैसे हमारे ये जो है कौन, डीवाई चंद्रचूड़ साहब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज रहे हैं इससे पहले। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है ना अपने आप में ग्रेट है, ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट के बाद में दूसरी किसी की वैल्यू है ना इलाहाबाद हाई कोर्ट की, उसका जो जजमेंट जाता है ना, एक बार को सुप्रीम कोर्ट वाले भी हिसाब से देखते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। तो ये औकात है, बहुत सारे सीजीआई यहीं से बने। आपके ये कंटेम्प्रेरी है वर्तमान के सीजीआई, वो कहाँ से है, इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही बने। ठीक है, तो मेरी बात हो गई, समझ में आ गई। 5 वर्षों तक जज रहा हो, आपने बोला हम जज नहीं बन पाए तो फिर आपका समय बढ़ाया जाएगा। 10 साल तक आप वकील रहे हो, अधिवक्ता, इंक्लूडिंग जिला जज के रूप में भी। तुम हाई कोर्ट के 5 साल रहोगे, तुम कहोगे कि हम जज रहे हैं, हम पूछेंगे कहाँ के, कि जिला के, तो 10 साल लगेंगे। 10 साल तक ऐसा काम किया हो, या फिर इनमें हाई कोर्ट जैसे उनमें 10 साल तक वकील रहे हो, या छोटे कोर्ट में कहने का मतलब जिला जज रहे हो 10 साल, या हाई कोर्ट में आपके 10 साल वकील, दोनों बराबर हैं, औकात बराबर है भाई, हाई कोर्ट का वकील है। या फिर हाई कोर्ट में 5 साल क्या रहे हो, जज रहे हो, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लायक हो जाओगे। ठीक है, यहां तक बात आ गई। अगला क्या है सर, यहाँ पे इन्होंने ड्रामा कर दिया। देखो राष्ट्रपति की राय में बोले तो मंत्रिपरिषद की राय में, यहाँ ये ड्रामा कर देते हैं, यहाँ थोड़ी हस्तक्षेप यहाँ देखने को मिलती है। पारंगत अधिवेत्ता हो या विधिवेत्ता हो, ज्यूरिस्ट हो, तुम जो ना डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो, काबिल आपके वकील हो अच्छे खासे, या कानून की जानकारी रखते हो, तो उसको भी बना देंगे। ये जो है ना मेरे को ज्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे डिमेरिट वाले लोग जा सकते हैं, पर ठीक है व्यवस्था है तो है। अब शपथ कौन दिलाता है सर, राष्ट्रपति दिलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, चाहे आपके सीजीआई हो चाहे बाकी हो, इनको शपथ कौन दिलाएंगे, राष्ट्रपति दिलाएंगे। कार्यकाल कितना है सर आपका, 65 साल। मैक्सिमम कितना है, 65 साल। सर मिनिमम कितना है, नहीं है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था ही नहीं है। ठीक है, चलेगा। मिनिमम तो पहले ही ड्रामा कर दिया आपका, पहले से ही योग्यता आ रही है ना, ये जज बनोगे तो यहाँ की बनाने की जरूरत ही नहीं थी। ओके, चलेगा। अब बात आ गई सर हटाने की। आर्टिकल 124 का क्लॉज कौन सा है, क्लॉज 4। आर्टिकल 124 में व्यवस्था है कौन सी, हटाने की। 124 के 4 में कैसे हटाया जा सकता है। यहाँ इसको महाभियोग नहीं बोलेंगे, इसको महाभियोग शब्द नहीं है, महाभियोग नहीं है सर। कैसे हटाया जाएगा, संसद के किसी भी सदन से स्टार्ट किया जा सकता है। पहली बात तो ये। अब प्रश्न आएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उसको हटाना है, हमें लग रहा है अच्छा नहीं काम कर रहा है, गलत डिसीजन दे रहा है, तो कैसे हटाएंगे, संसद के किसी भी सदन से स्टार्ट कर सकते हैं कार्यवाही। लेकिन ध्यान रखना, आप कहां पे हो, अपर हाउस में जा रहे हो, तो क्योंकि वहां की स्ट्रेंथ कम है, तो 50 जो सदस्य हैं उनके हस्ताक्षर चाहिए। लोअर हाउस क्योंकि उसमें जस्ट डबल संख्या है, तो कितने चाहिए, 100 जो आपके हैं लोकसभा से हैं, तो 100 एमपी हो सकते हैं। एमपी सदस्य का मतलब एमपी है यार, 100 एमपी के साइन चाहिए। यदि साइन मिल गए, मान लीजिए आप कहां से स्टार्ट करें, बताओ जल्दी से, राज्यसभा से, लोकसभा से। सर लोकसभा में ज्यादा एमपी के साइन चाहिए, राज्यसभा में कम के चाहिए, कहीं से भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, पर पास तो दूसरे में भी होगा, बावड़े। ठीक है, चलो मान लिया कहीं से भी करा आपने, लोकसभा से कर लिया, 100 के साइन भी ले लिए, तुम्हें बोला कि यार इसको हटाना, ये आपका जज ठीक नहीं है। तो यदि लोकसभा से आप स्टार्ट कर रहे हो, बालक सुनो, लोकसभा से स्टार्ट कर रहे हो तो अध्यक्ष के हाथ में आएगी ये बात, और राज्यसभा से स्टार्ट कर रहे हो तो सभापति के हाथ में आएगी। जिस भी सदन से स्टार्ट कर रहे हो उसका जो हेड है सदन का, वो क्या करेगा, जांच समिति बनाएगा सर, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था मैं आपको। ठीक है, जांच समिति बनाएगा, और ये जांच समिति क्या करेगी, जांच करेगी। जांच समिति में कौन होंगे, सीजीआई होंगे खुद। भाई सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ बाकी चीजें कर रहे हो, तो तुम कौन जानते हो ज्यादा, सीजीआई को तो रखना पड़ेगा ना, बताइए। चलो सीजीआई को रखा जाएगा, यहाँ सीजीआई अनुपस्थित रहते हैं, किसी अन्य को वो आपके रख सकते हैं, चलो ठीक है। और आपके हाई कोर्ट का चीफ जज होगा, जिस हाई कोर्ट से संबंध रखता है वो कोई व्यक्ति, ये जरूरी नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, ये किसी के खिलाफ भी हो रहा है। ठीक है, तो हाई कोर्ट का चीफ जज रहेगा, और पारंगत विधिवेत्ता है। ये सारी चर्चा हो गई है। यदि ऐसा होता है, जांच समिति ये पाती है कि सामने वाला जो है ना उस पर गलत आरोप लगाए, ये एमपी लोग मिलकर गड़बड़ कर रहे हैं फालतू में, ये चिढ़ गए है ना, तो वहीं पे कार्रवाई समाप्त हो जाएगी। यदि ऐसा हुआ तो समिति ने आपको मैलिफाइड पाया, दोषी पाया, तो आगे कहानी बढ़ जाएगी। सर आपको वोट कितना चाहिए, अब वोट पड़ेगा सर, अब सदन वोट करेगा, कार्रवाई शुरू होगी, जांच पाई, अब वोट पड़ना शुरू होगा, इससे पहले नहीं पड़ता है। वोट कितना चाहिए, सदन का तो बहुमत चाहिए सर आपका, टोटल का मतलब क्या है, मान लीजिए राज्यसभा में कितने, 250 में कहने का मतलब 125 आधे हो गए, तो कितने चाहिए, 126 चाहिए, है ना। तो टोटल का बहुमत चाहिए, और प्रेजेंट और वोटिंग वाले का 2/3 चाहिए। तो ये थोड़ा मुश्किल है, ऐसा नहीं है बहुत कम उससे वोट से जाएंगे। तो कुल संख्या का तो बहुमत प्लस अब जो वोट कर रहे हैं, मान लीजिए वहां 150 आ गए,
तो पहली कंडीशन तो पूरी हो गई ना, टोटल का बहुमत है, ठीक है। अब जो 150 में से कितना चाहिए, 100 चाहिए, क्योंकि जो प्रेजेंट है, अब वोटिंग कर रहे हैं तो उसका 2/3 चाहिए। 3 हिस्सा 50-50 के हो गए तो कितना चाहिए, अब 2/3 बोले तो 100 वोट करने चाहिए। अब वो 125 से काम नहीं चलेगा, 2 कंडीशन में चलता है। और यदि ये पास हो जाता है सर, राष्ट्रपति के पास में जाता है, राष्ट्रपति आदेश जारी कर देते हैं, आदेश जारी होते ही वो क्या हो जाता है, इम्पीच हो जाता है। अब तक कितने पे लगा है सर आपका इंपीचमेंट हुआ है, एक का भी नहीं हुआ, ठीक है, अभी तक किसी का नहीं हुआ, बस इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होंगे आप, एक बार देख लेना, आप घर पे रिवाइज कर लेना। मैंने एक बात बताई थी पढ़ने का तरीका अभी वर्तमान में, क्योंकि आपके पास में ये जो आपकी क्लास रिकॉर्डिंग है सर, ये प्रोफेशनल वीडियो नहीं, आप ही के लिए बनाई जा रही है, क्योंकि समय कम रहता है, हमें जल्दी चीजें करानी होती है, इसलिए हमने क्या करा, बहुत सारा टाइम ना वेस्ट करके इनकी क्लास रिकॉर्डिंग कर दी। तो आपको करना क्या है, 3 चीजें, ये लिखने उठने का झंझट खत्म, क्योंकि आपके चैनल पर पड़ी रहेगी, तो वो वेस्ट नहीं करना। फिर क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे गए, घर पे जाते ही मैंने बोला था 1.5 की स्पीड में इसको सुनना है। फिर क्या करना है, वो ऑब्जेक्टिव उठानी है, तुरंत ही लगाना शुरू करना। 3 काम रोज करने हैं यदि आपको जॉब चाहिए तो। फिर बताओ किसी की औकात रह जाए। वो जो ऑब्जेक्टिव वाली है, मोटी सी बुक है ना, उसमें एक्स्ट्रा भी दे रखे हैं। तो ये तो हो गया थियरी, और वो क्या होगा आपका एप्लीकेशन। तुरंत ही घर पे जाकर के आप बैठ रहे हो, तो मान लीजिए 1 घंटे की वीडियो है, तो आपने 1.5 की में करी, तो वो 30, 35, 40 की में निपट जाएगी। और तुरंत ही उठा लो ऑब्जेक्टिव वाली बुक, फिर देखो कोई तुम्हें हरा के दिखा दे। अच्छा, उसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी होंगी बुक में, तो इसमें जैसे मान लीजिए उन दोनों में मैच करना है आपने तुरंत ही, फिर बाद में क्या करना है, यही चैनल पे आपकी पड़ी रहेंगी नोट्स, उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज है तो वो जो ऑब्जेक्टिव वाली बुक है उसी पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वहीं पे लिख लो। पूरा जिंदगी नोट्स बनाते रहोगे बार बार, ये मत करो। एग्जाम में क्या आना है, टिक मार्क आना है ना, खत्म करो, यहाँ लिखो, ठीक है, मैंने बता दिया है, बाकी आपकी चॉइस है। कई बार क्या होता है ना, हर व्यक्ति को अकल आनी है, लेकिन कब आती है पता है, वक्त गुजरने के बाद में। सबको आती है ऐसा नहीं है, तुम्हारे बुजुर्गों ने जो बोला है अब तुम वही छोटे बच्चों को चेपते हो, नहीं क्या है ना, तो बस ये है कि अभी थोड़ा वक्त लगेगा। अब भारत की संचित निधि पे भारत रहता है इनका वेतन, किन की बात कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात कर रहा हूं सर, भारत की संचित निधि पर। और यही मैं तुलना करूं तो राज्य के हाई कोर्ट वगैरह के ये जज हैं, उनका हाई कोर्ट के चीफ जज या आपके अन्य जज, उनका वेतन राज्य की संचित निधि पर। थोड़ा पॉइंट ध्यान रखना, यहाँ क्या है सर, भारत की संचित निधि। हाई कोर्ट के मसले में क्या है, राज्य की, पर्टिकुलर राज्य की, जिस राज्य का क्या है वो हाई कोर्ट, ठीक है, राज्य की संचित निधि पर भारत होता है। सर वेतन की बात करें, सीजीआई साहब को कितना मिलता है, 2,80,000। ये सर बराबर है किसी के, बताओ, प्रधानमंत्री के बराबर है, ठीक है, चलो गुड। अन्य जजेस को कितना मिलता है, 2.5 लाख मिलता है, इनको 30,000 ज्यादा मिलते हैं बस। उम्मीद है समझ गए होंगे आप। तो आर्टिकल 360 के अतिरिक्त इनके अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते। ये लाइन क्या बोल रही है सर आपके, आर्टिकल 360 का मतलब होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब देश में वित्तीय आपात लगेगा तब इनका भी पत्ता कटेगा। ऐसी सिचुएशन आ जाए कि वित्तीय आपात हो जाए, देश कंगाल हो जाए, सर इनका वेतन भी कटेगा। तो ये क्या कह रहे हैं, जब तुम देश पे कंगाली हो वो बात अलग है, तब काट लेना इनका वेतन, अदरवाइज आप नहीं काट सकते, ये कहा गया है। इनका वेतन कभी कम नहीं होगा। कंडीशन क्या है, केवल किसको छोड़ करके, वित्तीय आपात को छोड़ करके, 360 आर्टिकल को छोड़ करके, ठीक है। 360 का मतलब क्या है, इसमें क्या है, वित्तीय आपात, समझा पाया होगा मैं। वेतन ध्यान रखना। कार्यकारी सीजीआई कौन बन सकता है, वरिष्ठतम कोई भी बन सकता है। मान लीजिए सीजीआई ने त्याग पत्र दे दिया, मर गए, तो अभी तो आपका कॉलेजियम जाएगा, अपॉइंटमेंट होगा, तब लेटर आएगा, तब तक कौन काम करेगा, तो कौन, कोई वरिष्ठतम जो आपका रहेगा, अरे जो सीनियर रहेगा उसी को कुछ देर के लिए कार्यभार दे दिया जाएगा, काम खत्म। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो हर एक जो बात है ना सर क्वेश्चन है, ठीक है। बुक्स जो है ना, किताबें आपको सुलझाएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं। आ जाओ सर, सेवानिवृत्ति भी जज बन सकता है, आर्टिकल कौन से में, 128 में। क्या कोई सेवानिवृत्त जो जज है वो भी जज बन सकता है, बन सकता है जब जरूरत आन पड़े कि बहुत सारे केसेस बढ़ गए, बहुत सारे केस बढ़ गए और ऐसी सिचुएशन बन गई। बेटा इधर बैठ, इधर बैठ, ठीक है, मेरी बात समझ में आई। सेवानिवृत्त जज भी क्या बन सकता है, किस आर्टिकल में कहा गया है कि जो आपका रिटायर्ड जज भी है वकील बन सकता है, कौन सा आर्टिकल है, 128। कुछ लोग जो है ना, चलो अब चलते हैं सर अगले टॉपिक पे। और टॉपिक ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार क्या है। अब चीजें बहुत सरल होती जाएंगी, क्योंकि यही मसला था ना, वो टिपिकल वाला था। अब देखो क्या है, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार क्या है, इसको कहते हैं मूल या आरंभिक अधिकारिता है, इसकी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है। भारत के कहीं पे भी कोई मसला है, सुप्रीम कोर्ट के लिए ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है ना। मान लीजिए कोई कांड आपने राजस्थान में करा, तो क्या उसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जा सकते हो, मसला कहां का है, राजस्थान का, तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन किसकी है, राजस्थान हाईकोर्ट की। मेरी बात समझ में आ रही है ना। राजस्थान में कहां है हाईकोर्ट, जयपुर में है ना, जयपुर हाईकोर्ट बोला जाता है, ठीक है। समझ आ गई। हमारे यहाँ पे कौन सा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट। ऐसा नहीं है कि तुम केस लेके जा रहे हो बॉम्बे हाईकोर्ट में, कोई कांड करा आपने वहां पे महाराष्ट्र में, और तुम कह रहे नहीं मैं तो केस अपने वाले हाईकोर्ट में चलाऊंगा,
तो रहता है कि कहां पे कोई वारदात हो रही है तो ज्यूरिडिक्शन अलग अलग रहती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मसले में क्या है सर, आपका पूरे देश में कहीं पे भी कर लो, सुप्रीम कोर्ट तो ऊपर ही है, तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन मूल आरंभिक अधिकारता है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है। इंडिया वर्सेस स्टेट की बात करेंगे तो ठीक है, एक्सक्लूसिव है, इसकी अनन्य है। ठीक है, अनन्य का मतलब क्या, पूरे देश में। एक बात समझ में आ गई, समझ में आ जाए ठीक, नहीं तो एक बार पढ़ना बस, जहां से क्वेश्चन बनेंगे उन्हीं को रिपीट करूंगा। ठीक है, आ जाओ बढ़ जाओ। दूसरे हमने बात करी थी इसकी रिट अधिकारिता, न्यायाधीश के मामले में बात करेंगे तो किसके अंतर्गत है, इसको आर्टिकल 32 के अंतर्गत। सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर रिट से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल में, 32 में। वहीं हाई कोर्ट की बात करेंगे तो 226 पूरे देश में है, और केवल किसके लिए है, आपके मूल अधिकारों के लिए है। ठीक है, मूल अधिकार आपके, चलो उसके प्रवर्तन कराने के लिए। लेकिन एक चीज बताओ, केवल मूल अधिकारों के लिए, ध्यान रखना। अच्छा यहाँ पे देखो, ये 226 के तहत आपके राज्य की सीमा के अंतर्गत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट रेट जारी नहीं करेगा कहां पे, कोई काम हो रहा है कहां पे, राजस्थान में या गुजरात में, तो वहां नहीं करेगा। तो उसकी अधिकारिता कहां है, रेट अधिकारिता हाईकोर्ट की राज्य की सीमा में, और सुप्रीम कोर्ट की पूरे देश में। एक चीज, ये छोटी छोटी बातें समझो, ठीक है। और ये इसका दायरा है किसको लेकर के है, केवल मूल अधिकारों को, सुप्रीम कोर्ट वाला इसका मूल अधिकार प्लस है। इसलिए कहा जाता है रिट को लेकर के जो पावर है हाई कोर्ट की ज्यादा है। वो बात अलग है, छोटे एरिया में राज्य में ही है, लेकिन क्या है कुछ अन्य मसलों में भी रिट दायर कर सकता है। कौन, आपका हाई कोर्ट। ठीक है, अब मान लीजिए आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है ठीक है, और आप जा रहे हो कहां पे, हाई कोर्ट में जा रहे हो तो हाई कोर्ट चाहे तो मना कर सकता है, एडवाइस दे करके छोड़ सकता है, क्योंकि ये आर्टिकल 226 मूल अधिकार नहीं है। आर्टिकल 32 क्या है, आपका मूल अधिकार है। बस ये बताने की कोशिश की गई है, मूल अधिकार है आपका, तो इसमें आपका मजबूर है, बाध्य है कौन, आपका सुप्रीम कोर्ट। ऐसा इसके साथ में नहीं है। आ जाते हैं सर अपीली न्यायालय, और हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या है, अंतिम न्यायालय, अपीलेट न्यायालय है। आगे चलते हैं सलाहकारी एडवाइजरी, जो अधिकारिता की बात करेंगे, ज्यूरिडिक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति महोदय सलाह मांग सकते हैं आर्टिकल 143 के तहत, और इसी में आर्टिकल 43 का बी है, वहां हाई कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखो। लेकिन ध्यान रखना, एक यहाँ पे छोटा सा टॉपिक है समझाने के लिए, एक छोटी सी गोली है आपके नशा के लिए। ये देखो, इधर देखो, शायद झेल पाओ आप बेटा, पूरी कोशिश कर रहा हूं आप सोए, पर देखते हैं कौन कौन बहादुर है। देखो सुप्रीम कोर्ट क्या है, अंतिम अपीली न्यायालय, लेकिन आर्टिकल 262 में क्या है सर, आपके ट्राइब्यूनल्स हैं, ट्रिब्यूनल है, जिसमें जैसे कौन से वाले आपके, सैन्य न्यायालय वाले उन्होंने फैसला सुनाया, तो उसके लिए तुम किसी कोर्ट में नहीं जाओगे, कोर्ट मार्शल हो गया, हाँ, तो तुम सुप्रीम कोर्ट नहीं भागोगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना, सेना का डिसिप्लिन बिगड़ जाएगा, फिर तो तुम कहोगे नहीं तुम्हें देख लूंगा कहां पे, कोर्ट में, और कोर्ट में मसले चलते हैं बहुत सारे लंबे, इसलिए वो अपील ही नहीं है। लेकिन कहां जा सकते हो, फिर क्या तुम्हारा कभी वो ही नहीं होगा, हो सकता है गलत से कर दिया हो, ये राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक है, देश का सर्वोच्च सेनापति, उनके पास में जा सकते हो। ठीक है, वो देखेंगे उस मसले को, बट आप अपील कहीं नहीं कर सकते। जो आर्मी कोर्ट होते हैं ना, कोर्ट मार्शल वगैरह होता है, अलग है ये मसले, उनके अलग ही हैं, इनसे अलग चलते हैं वो। ठीक है, आर्मी में जाते हो, आपने कोई वायलेट करा कोई चीज, ठीक है, तो वो चलते हैं, आर्मी के अलग अलग वो चलते हैं, उन्हीं में आपस में खुद के मसले सॉल्व करने के लिए। ठीक है, कोर्ट मार्शल वगैरह आपने शब्द सुने होंगे, है ना, उसी में रहता है। चलो आ जाओ, तो नदी जल प्राधिकरण है, जो कावेरी वाला वो चला है ना, ट्रिब्यूनल वाला, उसकी अपील आप कोर्ट में नहीं कर सकते कि हमें पानी कम मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। चलो, ये गोली का टाइम खत्म, ये देखते हैं लास्ट गोली। ठीक है, कितना सर्वाइव कर पाते हो देखा जाएगा। ठीक है, चलो, तो अगला है सर आपका सुप्रीम कोर्ट के बारे में, कि सुप्रीम कोर्ट क्या है सर, आपका अभिलेख न्यायालय की शक्तियां रखता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है ये। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब इसके दिए गए जजमेंट क्या कहे जाते हैं, एक साक्ष्य माने जाते हैं। कोई छोटा न्यायालय ये कह सकता है ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हम इसलिए दे रहे हैं जजमेंट, तो माना जाता है, ध्यान रखना, उसके हर एक जो जजमेंट है ना, एक साक्ष्य के रूप में माना जाता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को क्या बोला जाता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोला जाता है। यदि सर्वकालिक रहते हैं, अभिलेख प्लस साक्ष्य भी माने जाते हैं इसके फैसले। ठीक है, अवमानना पर दंड भी दे सकता है 6 वर्ष के लिए, 2000 का दंड भी दे सकता है, क्या आपके कोर्ट दे सकता है। अगला है सर आपका न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, किसके पास में, सुप्रीम कोर्ट के पास में, क्योंकि वो क्या है, मूल अधिकारों का संरक्षक है। आर्टिकल 13 में, आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 132 के तहत, और आर्टिकल 133 के तहत। आर्टिकल 132 133 में क्या बोला गया है, उस संविधान का क्या है, व्याख्या करता है, ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें, और व्याख्या में ही वो क्या कर लेगा, आपका न्याय पुनरावलोकन हो गया है ना। तो 4 आर्टिकल है उसके लिए, आपने केवल 2 पढ़े होंगे, 100 मतलब 13 32, और अब देखो अब कौन सा 132 और 133 भी, ध्यान रखना।
तो बहुत सारे वाद हैं, बहुत सारे आपके मसले आए थे। 1967 में आया था गोलकनाथ मसला आया था, जिसमें कहा गया था कि जो मूल अधिकार हैं, ठीक है, उनको कम नहीं किया जा सकता। लेकिन केशवानंद भारती वाला आया था कब, आपके 1973 में। उसने बोला था कि आपके मूल अधिकारों को कम किया जा सकता है, लेकिन क्या है, आपके मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता। कुछ ऐसे अधिकार हैं जो आपके ज्यादा गड़बड़ टाइप के, उनको हटाया जा सकता है, लेकिन वो वाले अधिकार कम नहीं किए जा सकते जो संविधान निर्माता देना चाह रहे थे। मूल, अब सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया, मतलब न्यायालय से पूछा गया, भाई ये बता दो ये मूल ढांचा है क्या? तो देखो कोर्ट ने क्या बोला, हम बताएंगे समय पे आते आते, जैसे जैसे मसले आते जाएंगे हम बताते जाएंगे क्या क्या उसमें है। तो उनके दिमाग में जो चलता है ना, ये बहुत बड़ा अस्त्र है उनके पास में, उनके मूड में जो घूम जाए उसी को क्या रख देते हैं, मूल ढांचे में। अब उसमें बदलाव नहीं कर सकते। जैसे उन्होंने स्वतंत्र न्यायपालिका केस में डाल दिया मूल ढांचे में, अब तुम कोई नहीं ला सकते, ठीक है, क्योंकि जो भी कानून बनेगा कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास में जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन के लिए वो काट देगा। क्या बोलेगा, जैसे अभी करा था 2014 में आया था नो वाला 99 नंबर का संविधान संशोधन वाला, उसको काट दिया। अगला आया था मिनर्वा मिल केस आया था, उसमें बोला था मूल ढांचे में आपका जुडिशियल रिव्यू को भी आपका सम्मिलित किया गया था। चलिएगा, ये सारी चीजें हमने बात करी थी। अब कुछ बातें यहाँ देख लेते हैं, बाकी चीजों को छोड़ दे रहा हूं मैं, ठीक है। 7वां कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन अंतिम व्याख्या करता भी है, और ये क्या है आपका विवेचना करता भी है, ये हम बता भी दिया। सुप्रीम कोर्ट क्या अंतिम व्याख्या करता है, सारी चीजें होगी। अब देखो यहाँ पे छोटी सी बात ध्यान रखना, ये काम किया आपके लिए, ये गोली असर कर रही होगी थोड़ा बहुत, चलिएगा। विधान पालिका क्या बनाती है सर, आपके कानून बनाती है। सर यहाँ गौर समझना, कुछ लोग आपको कंफ्यूज हो सकते हो, सर आप ऐसे सोचा करो, कोई आपको, आप पढ़े लिखे हो, कोई पूछेगा अच्छा तेरे को आता है, तो आप जवाब कैसे दोगे, तब आपको कभी जो है ना दवा असर नहीं करेगी, आपका ब्रेन शार्प होगा, तुम तब वहां बेइज्जती नहीं होगी। तो छोटी छोटी बात है ना, समझ लो। मैं कह रहा हूं देखो क्या है, विधान पालिका क्या बनाती है सर, कानून बनाती है। कार्यपालिका क्या करती है, आदेश बनाती है, आदेश जारी करती है। कानून बनाने का काम सरकार का नहीं है, वो काम किसका है, विधायपालिका का, विधान पालिका का, जिसको कहते हैं संसद। कार्यपालिका बोले तो एग्जीक्यूटिव, जिसको सरकार कहते हैं, उसका काम है आदेश जारी करने का। संसद आदेश जारी नहीं करती। तो ये दोनों बातें। अब देखो यहीं पे बोला गया है सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, इस बात को देख करके, केवल कानून के ऊपर पुनरावलोकन की बात नहीं है। यदि सरकार कोई ऐसा आदेश जारी करती है वो प्रतिकूल है संविधान के, तब भी उस आदेश को भी सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, नलिफाइड कर सकता है, रद्द कर सकता है, निरस्त कर सकता है, ठीक है। कितनी बेहतरीन बात है। और यही है हमारा संरक्षक सच में, कौन, आपका सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। चलेगा, अब देखिएगा यहाँ शॉर्ट में क्या निकल के आया, ये जाओ छोड़ दो, यहाँ पे आ जाओ, संविधान की व्याख्या, ठीक है। पूर्ण अधिकार किसके पास में, सुप्रीम कोर्ट के पास में। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इनके निर्वाचन का विवाद होता है तो कहां जाएगा, इनके चुनाव में कोई समस्या आती है, ये क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं। अगला, यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य के आचरण पर जांच करनी हो तो उसका भी अधिकार किसका है, सर यूपीएससी कोई लोकल कोर्ट में, हाई कोर्ट में थोड़े ना जाओ, यूपीएससी किसका, केंद्र का है। तो केंद्रीय कोर्ट कौन सा है, संघीय कोर्ट कौन सा है, इसीलिए लॉजिक भी लगाना समझने की जरूरत है। अब चीजें सरल होगी सर, वो दवाई खत्म। अब सरल बातें क्या है सर, राज्य में पहुंच गया न्यायपालिका, केंद्र की पढ़ ली, ये तो सिंपल है। अब क्या है, केवल तुलनात्मक अध्ययन होगा। सर्वप्रथम गठन किया गया था 1862 में, कलकत्ता, बंबई, मद्रास, ये कोर्ट बने थे, ठीक है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन, क्षेत्राधिकार, एमपी एमएलए विवाद, ये सबका उनका रहता है। सर एमपी या एमएलए से के चुनाव में विवाद रहेगा तो कहां जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा। तुम कह रहे हो ये तो संसद से जुड़ा हुआ है, एमपी एमएलए, एमएलए नहीं एमपी, एमपी आप ये कह रहे हो संसद से जुड़े हुए, लेकिन ध्यान रखो उनका क्या होता है, संसदीय क्षेत्र होता है। संसदीय क्षेत्र किसी राज्य के अधीन आ रहा होता है, ठीक है। इसलिए एमपी के चुनाव से संबंधित कोई धांधली या गड़बड़ी होती है तो उसके लिए कहां जाओगे आप, हाई कोर्ट जाओगे। मान लीजिए कोई गड़बड़ी होती है बनारस में, मोदी लड़ रहे हैं, तो कहां जाओगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट। ऐसा नहीं है कि आप जयपुर हाई कोर्ट जा रहे हो, मेरी बात पल्ले पड़ी, या सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो, वहां जाने की जरूरत नहीं है। क्या है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन कहां है, एमपी या एमएलए। एमएलए तो ऑब्वियस सी बात तुम समझ जाते, लेकिन एमपी में कंफ्यूज हो जाते, सर एमपी तो संसद में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में होगा, ऐसा नहीं है, वो कहां रहेगा, हाई कोर्ट में, ठीक है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन और है। 1950 के बाद में प्रांत शब्द हट गया, राज्य आ गया, राज्य न्यायपालिका, इसमें हाई कोर्ट प्लस अन्य कोर्ट भी आ जाते हैं। तो भाग कौन से में, सब 6 में है, हमने बात चर्चा कर ली है। 214 से लेकर के 231 के बीच में है। एक राज्य एक हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई थी, लेकिन क्या हुआ, शुरुआत में बात करेंगे तो क्या व्यवस्था की गई थी, एक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। लेकिन क्या हुआ, छोटे छोटे राज्य बनने लगे, उन्होंने बोला कहा कितने बनाएंगे हाई कोर्ट, यार हद हो गई है ना, इनकी तो व्यवस्था बढ़ती रहेगी। और मान लीजिए मर्ज कर रहे हैं तो फिर खेल खत्म हो गया, ये हो गया, बाकी चीजें चलेंगी। तो उन्होंने एक व्यवस्था करी, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम आया 1956 में। 1956 में आया और संसद को पावर दी गई कि एक या एक से अधिक राज्यों के लिए व्यवस्था कर दे कि एक ही कोर्ट के अधीन काम करने लगे, और ऐसा हुआ भी। और इसी के तहत देखोगे तो हमारे पास में राज्य कितने सर, अभी उच्च न्यायालयों की बात करेंगे तो देखेंगे 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरी है, लेकिन हाईकोर्ट कितने सर आपके, 25, इंक्लूडिंग आपका जो अभी लेटेस्ट बना हुआ है अमरावती। मेरी बात समझ में आ रही है। तो अभी वर्तमान में हाईकोर्ट की संख्या कितनी सर, 25 है, ये डेटा अभी का लेटेस्ट है।
अब जो आप समझा रहे थे सर, ये बताओ, आपने 7वें संविधान संशोधन अधिनियम की बात की गई थी कि संसद को पावर है 2 या 2 से अधिक राज्यों को एक ही हाईकोर्ट का दिन ला सकते हैं, उसकी ज्यूरिडिक्शन में ला सकते हैं। तो जैसे देखिएगा, गुवाहाटी हाईकोर्ट है, गुवाहाटी शहर है कहाँ का? आसाम का। असम की राजधानी दिसपुर। गुवाहाटी नहीं है, चलो। तो इसके अंतर्गत सर, गुवाहाटी वाले के अंतर्गत कोहिमा एक बेंच है इसकी, गुवाहाटी हाईकोर्ट की। आइजोल बेंच है, ईटानगर बेंच है। कहने का मतलब ये बेंच किसके लिए? नागालैंड के लिए, ये आइजोल मिजोरम के लिए, और ये अरुणाचल प्रदेश के लिए। तो कहने का मतलब गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत कितने राज्य आ गए सर? 4 आ गए। कोई दिक्कत? शुरुआत में क्या व्यवस्था की गई थी? एक राज्य एक हाईकोर्ट होगा, लेकिन इतनी व्यवस्था नहीं कर पाते, इसलिए 7वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया 1956 में, और बोला गया 2 या 2 से अधिक राज्य भी हो सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्था हो भी गई। तो गुवाहाटी हाईकोर्ट है। अरे छुटपुट राज्यों के लिए हाईकोर्ट एक नया ले आते, क्या जरूरत थी? काम चल जाएगा, इतने मसले होते नहीं है। अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट बनाया गया कहाँ पे? चंडीगढ़ में। 2 राज्यों के लिए ये भी है। अगला देख ले, बम्बई हाईकोर्ट कहाँ के लिए काम करता है? देखिएगा, इसकी 3 बेंच है, औरंगाबाद, नागपुर, पणजी में भी है इसकी। देखिएगा, पणजी में क्यों है? किसके लिए? गोवा के लिए। महाराष्ट्र, गोवा, ये 2 राज्य हो गए, और एक कौन सा हो गया? दादरा नगर हवेली हो गया। महाराष्ट्र बड़ा है, वहां पे एक बेंच भी है। हमारे ये बताओ, हमारे जो हाईकोर्ट है कौन सा? इलाहाबाद हाईकोर्ट है। ये बताओ, इसकी बेंच कौन सी है? लखनऊ बेंच है ना। कहने का मतलब जो बड़े राज्य हैं उसमें उसकी बेंच लगा दी जाती है। बेंच का मतलब क्या होता है? अलग अलग शाखाएं खोल दी जाती हैं। जरूरी नहीं आपको बाकी इलाहाबाद ही जाओ, आप लखनऊ भी जा सकते हो। एक नई डिमांड आ रही है, आगरा के लिए भी डिमांड आ रही है कि एक यहाँ पे भी बेंच खुल जाए यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं, क्योंकि देखो जनसंख्या ज्यादा, मसले ज्यादा होते हैं, हर एक कोई वहां जाता है तो समस्याएं पैदा हो जाती है, उससे न्याय में भी दिक्कत आती है। चलेगा, लक्षद्वीप किसमें है सर? केरल हाईकोर्ट में ही शामिल है आपका। पुदुचेरी मद्रास हाईकोर्ट में ही है पुदुचेरी। ये पूछा जाता है, छोटे छोटे बारीक क्वेश्चन है ये बताओ, पुदुचेरी कौन से हाईकोर्ट के अधिकारता में आता है सर? ये बात करेंगे तमिलनाडु में ही क्या है आपका? चेन्नई का पुराना नाम है मद्रास, हाईकोर्ट का नाम अभी वही है मद्रास हाईकोर्ट। ठीक है, और यहीं पे पड़ता है आपका क्या? पुदुचेरी। तो उसको पड़ोस वाले हाईकोर्ट में दे दिया, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलेंगे, कोलकाता हाईकोर्ट। कोलकाता हाईकोर्ट में कौन कौन से आते हैं? पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अंडमान निकोबार सर आपका यहाँ पड़ गया, फिर से गौर से देखो, यहाँ पे पड़ गया। ठीक है, और इसको दिया गया कहाँ पे? कलकत्ता हाईकोर्ट में। मेरी बात समझना, कहां पे? कलकत्ता हाईकोर्ट में। जबकि आप कहोगे यार पड़ोस में तो यहां जा सकते थे, तो ये इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चा सोचता है कि यार मद्रास हाईकोर्ट में होगा या किसी अन्य में होगा। ये असल में किसमें? आपका कोलकाता हाईकोर्ट में। कौन? आपका अंडमान निकोबार। इसको ध्यान रखना। दादरा नगर हवेली, ये किसमें? आपके बंबई वाले में। दादरा नगर हवेली किसमें? आपके, ठीक है, अहमदाबाद वाले में नहीं है। ठीक है, ओके, कौन से वाले? बंबई कहां है भाई? मुंबई है यहाँ पे। तो दादरा नगर हवेली वाला मुंबई वाले में दिया है, ऊपर नहीं पहुंचाया। ठीक है, हालांकि डिस्टेंस मुंबई वाला नजदीक है इनके। ठीक है, ये सारी चीजें इनको समझिएगा, इनको याद रखिएगा। अब ये बताओ, एक क्वेश्चन आएगा, वो कौन से केंद्र शासित प्रदेश है जिनका खुद का क्या है? हाई कोर्ट है। यार राज्यों को नहीं मिलते, यहाँ केंद्र शासित प्रदेशों को मिलेंगे, तो उनमें से कौन सा? एक दिल्ली है। दिल्ली है। अगला कौन सा है? जम्मू कश्मीर। पहले राज्य था, ऑब्वियस सी बात है, वो यूटी बन गया तो क्या हाईकोर्ट थोड़ा ना खत्म कर दोगे। तो ये हमारी बात होगी। हाईकोर्ट का जज बनने के लिए अर्हता क्या सर? आपके 10 वर्ष न्यायिक पद पर रहने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हाईकोर्ट में या उस हाईकोर्ट में, किसी हाईकोर्ट में 2 या अधिक वर्ष तक आपके न्यायिक अधिवक्ता रहे होने चाहिए। फिर उसके बाद में इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अगेन फिर से हमने बात करी कौन सी वाली? जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाईकोर्ट के जज हैं, दोनों की नियुक्ति कौन करता है? देखो 2 बातें हैं, पढ़ना तो पड़ेगा सर। और यहीं पे आप उस पे होते हैं ना, मोबाइल पे अपने कंट्रोल में होते, तुम क्या करते? 2 बार बंद कर दिया होता। ये फायदा फिजिकल क्लास का। ठीक है, देखो जिंदगी में सिलेक्शन कैसे होता है? जिंदगी में सिलेक्शन का एकमात्र मूल मंत्र है सिलेबस पूरा करना। तुम चाहो ना चाहो, सिलेबस तो पूरा करना पड़ेगा, चाहे करा के करो, आटे बैठे होके करो, करना तो पड़ेगा। तो ये फायदा होता है फिजिकल क्लास का, सच है यही। और पहली बार में दिक्कत आएगी, दूसरी बार में इंटरेस्ट बनने लगता है, तुम जानने शुरू हो जाते हो। जब नहीं जानते हो तो मन क्या कहता है? कोई बदलाव के लिए तैयार होता है। तुमसे कहा जाए दूसरी जॉब की तैयारी कर ले, और तुम कह रहे हो नहीं मैं नहीं कर रहा, मेरे को इसकी तैयारी हो जाएगी। वो कठिन की तैयारी करवाओ तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो उसके लिए क्या है? राजी नहीं होगा। वो दर्द झेलने के लिए आपका मन तैयार नहीं होता है। ठीक है, ओके। नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। किसके परामर्श पे करते हैं? कहां पे पहुंच रहे हैं हम? हाई कोर्ट में जा रहे हैं सर, इसके लिए अलग है सीजीआई। भैया सेंटर का सीजीआई हाई कोर्ट में भी असर डालता है। ठीक है, और गवर्नर रहेगा, यहाँ गवर्नर आएगा हाई कोर्ट में। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है सर, क्योंकि चेंज है यहाँ पे। और उसमें क्या है? चीफ जज किसका? उस हाई कोर्ट का जिसमें नियुक्ति हो रही है। मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं किसकी? इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुझे जज की नियुक्ति करवानी है, तो नियुक्ति कैसे होगी बताओ? एक तो सीजीआई आएंगे, और यूपी के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल मैडम आएंगे। और कौन आएगा? मान लीजिए अभी कोई चीफ जज है। ठीक है, ऐसे आपकी नियुक्ति होती है, परामर्श पे होती है। ये परामर्श देंगे, नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति ही करेंगे। गवर्नर नियुक्ति नहीं करेंगे, वो तो भैया समिति में शामिल है। हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति की औकात जो है ना, उनकी नहीं है, गवर्नर की। शब्द नहीं बोलना चाहिए, वो
बड़ा लेवल का पता है, ठीक है, ज्यादा बोल भी नहीं सकते। उसी से याद आया आर्टिकल 121, ध्यान रखना, आर्टिकल 121 कहता है, यही से मैं बात कर रहा हूँ ना, बेइज्जती नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के जज हो, हाई कोर्ट के जज हो, जज के जो है ना, जो कार्यवाही की जा रही है कि ऐसा निर्णय दिया वैसा निर्णय दिया, तुम गाली नहीं दे सकते, ध्यान रखना, तुरंत ही उठा करके बंद कर दिया जाएगा। आर्टिकल 121 में बोला गया है कि उनके आचरण के प्रति, जो आचरण किया, कहने का मतलब जो न्याय निर्णय दिया है उसके खिलाफ आप बकवास नहीं कर सकते। ज्यादा 3-5 करोगे उठा के सीधा डाल देंगे। तो इनसे जो है ना ज्यादा उलझते भी नहीं है, डीएम वगैरह भी रहते हैं ना, यदि कोर्ट से कोई चिट्ठी पत्री आ गई, कोई सम्मन्स आ गए, बिलबिली मच जाती, पसीना छूट जाता है, कहते हैं इस बला को हटाओ जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, और सामने खड़े हो जाते हैं, यस माय लॉर्ड, है ना, लॉर्ड का मतलब हाँ जो करते हैं, और सीधा लताड़ देते हैं उनको, तुम्हें यही सलीका है, सॉरी सर, क्या सॉरी सर। तो ये रहते हैं। तो आपको, आप बोलोगे यार आपको जज बनना है सरकारी तौर पे, तो कैसे जा सकते हैं? तो आप क्या करोगे, एक परीक्षा है वो निकालनी होती है, PCS-J, PCS-J, यदि राज्य में बनना है तो जिला जज वगैरह बनते हैं ना, उसी से जाते हैं। आपको क्या करनी है, LLB वगैरह भी करनी है, वैसे नहीं बन सकते, इसमें भीड़ बहुत कम हो जाती है, क्योंकि हर कोई LLB करा हुआ नहीं है। PCS के लिए तो हर कोई बैठ सकता है, लेकिन इसके लिए PCS-J के लिए क्या है, जुडिशियल सर्विस के लिए आपको LLB चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद में होती है, उससे पहले भी नहीं होती, ठीक है, ठीक, यहाँ पे बात आ गई। अब सर एक चीज बताओ, किनको शपथ राज्यपाल दिलवाते हैं? ओहो, यहाँ खेल हो गया। हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, अच्छा सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति और शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं, क्लियर। लेकिन यहाँ पे नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति, हाई कोर्ट के जज की, लेकिन शपथ दिलवाएंगे राज्यपाल। राष्ट्रपति बार बार थोड़े ना जाएंगे, वो तो नियुक्ति तो लेटर से हो जाती है, सिफारिश गई, लेटर साइन कर दिया एक जगह से, ओथ के लिए तो प्रेजेंट होना पड़ेगा ना, तो राष्ट्रपति जगह नहीं जाते, वो कहते हैं राष्ट्रपति हो, तुम समझ रहे हो इस बात को। कार्यकाल कितना है सर इनका? 62 साल है, 62 साल है। वेतन कहां से मिलता है? वेतन कितना? 2.5 लाख मिलता है। हाई कोर्ट के चीफ जज को 2.5 लाख मिलता है, उसी के बराबर है कितना, सुप्रीम कोर्ट के सामान्य जज के बराबर है ना। अच्छा ये बताओ, तो बाकी जजेस को कितना मिलता है? 2.25 लाख। कहां से मिलता है? राज्य की संचित निधि से। सुप्रीम कोर्ट में भारत की संचित निधि से। वेरी गुड। अच्छा इनका ट्रांसफर हो सकता है? हो सकता है। कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। सिफारिश कौन करेंगे? सीजे। लेकिन सीजे अकेले नहीं, वो 4 वरिष्ठ न्यायाधीश, वो भी कॉलेजियम प्लस 2 चीफ जज, किसके? हाई कोर्ट के। किसके? कौन से वाले? सुनो, करेंगे कौन? मेरे को समझो। मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं। मान लीजिए कोई जज है, कहां पे गड़बड़ हो रही है यार, कहां पे? इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अच्छा काम नहीं कर रहा, इसको भगाओ। या मान लीजिए राजस्थान जयपुर हाई कोर्ट में कोई अच्छा जज है, उसको आप ट्रांसफर करवा रहे हो, कहां पे? इलाहाबाद हाई कोर्ट में। करेंगे कौन? राष्ट्रपति। सिफारिश कौन करेंगे? सीजे। सीजे अकेले नहीं, एक तो कॉलेजियम वाले प्लस वो 2 चीफ जज जिनमें जिससे ट्रांसफर हो रहा है, जिसमें ट्रांसफर हो रहा है, जिससे हो रहा है, जिसमें हो रहा है, यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट का चीफ जज और जयपुर हाईकोर्ट का। मेरी बात समझ में आ रही है ना? क्या मैं समझा पाया? वो चीफ जज वो सिफारिश करेंगे, तब वो कहेगा हाँ भेज दो इसको, वो कहेगा हाँ आन दो इसको। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो अब हटाने की बात करें तो हटाने की पावर किसके पास में? संसद के पास में है। और 2 बार ऐसा हुआ है हाईकोर्ट के जजेस को हटाने की कोशिश की गई है, सौमित्र सेन और आपके पीटी दिनाकरन को, लेकिन हटे नहीं है। हटने से पहले महाभियोग की प्रक्रिया से पूर्व इन्होंने क्या कर दिया? त्याग पत्र दे दिया। कदाचार और अक्षमता पे ही हटाया जा सकता है उनको। अब अधीनस्थ न्यायालय की बात करेंगे, अन्य उप स्तर की बात करेंगे। एक स्लाइड रह गई है बस, ये गोली का लास्ट भाग, ठीक है, संभालो। और ये से झेल गए तो आपके एग्जाम के लिए तैयार हो गए, ठीक है। वही मैंने बात बताई है, क्या है? यहां से पढ़ो, घर पे जाके तुरंत रिवीजन मारो, क्योंकि अभी तो आप समझने में कोशिश करी, तुरंत रिवीजन। तीसरा क्या आपका? ऑब्जेक्टिव वाली। नहीं है तो बुक ले आओ, वो आपके लिए। सर नोट्स बनाने का झंझट मत पालो, नोट्स ये आपके टेलीग्राम पर रहेगी, हाँ ना। काय का दिमाग लगाना है? फालतू में लिख रहे हो, तुम लिखोगे ज्यादा मलूक हो जाएगा। एग्जाम में हैंडराइटिंग लिखनी है क्या? टाइम वेस्ट कर रहे हो। इतनी बार रिवाइज कर लो कि दिमाग में लेके जाए। बात करते हो अधीनस्थ न्यायपालिका एवं अन्य उप स्तर के न्यायालय की बात करेंगे, यानी कहने का मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात आ गई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। अब लेके चलते हैं आपको। सर हमने सुप्रीम कोर्ट की चर्चा हो गई, हाई कोर्ट की चर्चा हो गई, अब चलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। यहाँ पे बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी आपको। भाग 6 में ये भी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो भी भाग 6 में है, 233 से 237 के बीच में। और अधिकारता कार्यों के मामले में बात करेंगे तो यहाँ पे एक टॉपिक आता है सर आईपीसी और सीआरपीसी का, यहाँ मिलेगा आपको नया, ठीक है, जो हमने चर्चा करी थी आते ही आते। भारतीय दंड संहिता की बात करेंगे, आईपीसी इसको बोला जाता था, इंडियन पीनल कोड। अब इसको आईपीसी को किस नाम से जाना जाएगा? भारतीय न्याय संहिता के नाम से जाना जाएगा, पीएनएसएस बोला करेंगे। अभी हम बोलते थे आईपीएस की धारा ये, अब कोई धारा पुरानी नहीं पढ़नी क्योंकि सारी धाराएं बदल गई। क्यों? क्रम बदल गया, क्रम बदल गया तो सबके नंबर बदल गए, धारा का अर्थ भी बदल गया ना, तो अभी पुराना रटा हुआ
जिसको भी ऐसा या जिस भी परीक्षा की तैयारी देनी है नहीं करना है। तो आईपीसी नहीं हुआ करेगा, अब क्या हुआ करेगा, बीएनएस की धारा ये, बीएनएस की धारा ये, इस पे बीएनएस की धारा ये लगा दो, बीएनएस की धारा ये लगा दो, आईपीसी नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। याद रहेगी बात। अब चलते हैं सर आपका ये जो सीआरपीसी है, सीआरपीसी को क्या बोलेंगे, एनएसएस बोलेंगे, बीएनएस की जगह पे एनएसएस बोलेंगे। ये क्या है, नागरिक सुरक्षा संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता। सीआरपीसी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एनएसएस बोलेंगे, नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय न्याय संहिता आईपीसी को बोलेंगे। सर हम एक और बात बताएं आपको, सिविल प्रक्रिया संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता, इसमें आपके सीपीसी हुआ करती थी और सीआरपीसी, दो भाग हैं इनके, सीआरपीसी के भी। सुनो, ये जो ना प्रक्रिया संहिता दो प्रकार की है, प्रक्रिया संहिता दो प्रकार की है, एक सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड, आईपीसी अलग है, ध्यान रखो। ये थोड़ा बारीकी समझा रहा हूं आपको सर, ये सबके काम आती है। जब तुम चक्कर लगाते हो फिर तुम बता पाओगे यार उनको, किसी को गाइड भी कर पाओगे। आईपीसी अलग होगी, ठीक है। तो आईपीसी को कहते हैं भारतीय दंड संहिता, इसको बोला जाएगा भारतीय न्याय संहिता। इसमें क्या होता है ये बताओ पहले, इसमें अलग अलग धाराओं में क्या दंड है उसकी व्यवस्था की गई है। कोई ऑफेंस किया गया, अपराध किया गया है तो क्या दंड दिया जाना चाहिए, ये है आईपीसी में। या अब बात करेंगे तो बीएनएस में, बीएनएस में, ठीक है। अब आ जाओ कहां, एक है आपकी सीआरपीसी और एक सीपीसी, ये दो प्रकार की होती है प्रक्रिया संहिता। ज्यादातर चर्चा में रहती है कौन सी वाली, सीआरपीसी, इसलिए हम दो ही को ध्यान रखते हैं, आईपीसी सीआरपीसी की धारा, है ना। चलो, तो सिविल प्रक्रिया संहिता जिसमें आपके सिविल मामले होते हैं और दूसरे होते हैं आपके आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी। देखो दो तरह के आपके कोर्ट होते हैं, जिला में जाओगे, एक होता है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और दूसरा होता है आपका सेशन कोर्ट सेशन जज होता है अच्छा, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उसमें सिविल मामले जाते हैं, दीवानी मामले, और दूसरे क्रिमिनल कोर्ट, सेशन कोर्ट में फौजदारी मामले, क्रिमिनल वाला कोर्ट है ना, वाला सेशन कोर्ट उसको बोला जाता है, ठीक है। सीआरपीसी वहां पे काम करती है। अब ये सिविल और आपराधिक मामले क्या होते हैं सर, ये बताओ। सिविल मामला है सर जिसमें क्या होता है, कोई दो गुट के बीच में हो गया, विवाद हो गया, विवाद से रिलेटेड होता है, जिसमें क्या हुआ, अच्छा ये विवाद का क्या होगा, कोई दंड नहीं दिया जाता उसमें, उसमें क्या होता है, समझौता किया जाता है, या किसी को क्या दिया जाना है, मुआवजा दिया जाना है कि सर इसने ये गड़बड़ कर दिया, हमारा अपराध नहीं है वो, बस विवाद है। दोनों बातों में अंतर समझ आए। ऐसे मामले क्या बोलेंगे, सिविल मामले। बारीकी समझा पा रहा हूँ। सिविल मामला क्या है, जिसमें विवाद हुआ, तू मैं होगी, फलाना हो गए, इसने वो कर दिया, ये कर दिया, हमारा नुकसान कर दिया, इसमें क्या करो, तो वो कहेगा इनको मुआवजा दो इनको। और दूसरा क्रिमिनल वाला क्या है सर, आपका ऐसा हीनियस क्राइम कर दिया जो अपराध माना जाता है समाज में, उसके लिए दंड रहता है, ध्यान रखना। वो सेशन कोर्ट का जो जज है वो डिसाइड करता है। मेरी बात समझ आ रही है ना। सीआरपीसी वाला है, सिविल आपराधिक मामले दोनों समझ में आ गए। फौजदारी वाला कौन सा हो जाता है, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखें, ये नागरिक वाला मसला है, नागरिक कहेगा कि मेरे पे ये हो गया है, और इसको कौन लगाता है, सरकार लगाती है, ध्यान रखना। कोई तुमने किसी को मार दिया है तो कौन, कोई तुम केस करने जाएगा तुरंत ही पुलिस आएगी ना उठाने, कोई कहने क्या नहीं कहे तभी पता तो पड़ी जाएगी ना, मरा है तो कोई, तो कौन लगाएगा, अपराध है तो अपराध के लिए कौन आपका लगाएगा, ये सारी चीजें वो आपका गवर्नमेंट लगाती है। मेरी बात समझ में आएगी, बारीकी से समझा पाया। 1973 से सीआरपीसी है और 1908 में आपके आई थी सिविल प्रक्रिया संहिता, ये सारी चीजें। तो सीआरपीसी का नाम बदल जाएगा सर आपका, वो हो जाएगा नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। अब ये कब से होगा सर, 1 जुलाई 2024 से, ये आ रहा है ना 1 जुलाई 2024 से, मई चल रहा है ना, जून जुलाई, 1-2 महीने के बाद में शुरू हो जाएगा, सारी धाराएं बदल जाएंगी। जो भी एसआई वगैरह की तैयारी करना चाह रहा है उसके लिए सब कुछ दोबारा से रहेगा, क्योंकि धाराओं के नंबर बदल गए, तुमने जितना रट्टा मारा है बराबर अब सर एक और बात आई, अभी सरकार ने क्या किया, 3 बदलाव करे, 2 तो समझ गए, तीसरा क्या है, उन्होंने बोला इंडियन एविडेंस एक्ट जो नाम था ना उसको बदल दिया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया यानी इन्होंने कलेवर डाल दिया, कौन सा वाला, इंग्लिश में भी भारतीय बीएचए वो वाला ही है, हिंदी फ्लेवर डाल दिया है। और एक और बात ध्यान रखना, अब तक राजद्रोह शब्द था, अब राजद्रोह जैसा कोई शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रहेगा। अच्छा कुछ और भी अच्छे सुधार क्या किए गए, अब जो फोरेंसिक साइंस वगैरह उसका फायदा लिया जाएगा, अभी बहुत सारे बदलाव किए गए। पहले ये इसमें चेंजेस लाने भी जरूरी थे, क्योंकि पुराने तरीके साक्ष्य माने जा रहे थे, रिकॉर्डिंग वगैरह वो भी साक्ष्य के रूप में आ जाएंगी, ठीक है। और जो अभी हमारे कोर्ट स्लाइड नहीं थे कि जो इलेक्ट्रॉनिक जो कोर्ट हो पाएंगे, आप घर से भी आप क्या है वो लड़ पाया करोगे, ये जरूरी नहीं आपको इलाहाबादी जाना है, वहां जाना है, तो आपका ई कोर्ट की व्यवस्था भी आपकी शुरू हो जाएगी। हालांकि बीच में लॉकडाउन में चली भी थी, पर इससे इनसे आने से बहुत सारे आपके बदलाव आएंगे, देखने को मिलेंगे। आप कहोगे सर ये बदलाव आए, धारा अब हम पे केस पहले से चल रहा है तो उसमें क्या होगा, हमने बोला जब नए केस आएंगे उनके लिए ये बदलाव आएंगे, अभी कुछ दिनों तक पुराना ही मसला चलेगा पुराने केस के लिए, ठीक है, ये रूल रहता है। यहां तक मैं समझा पाया, क्लियर हुई बात है। अब तो आनंद वाली चीज है, इसमें कुछ नहीं है, देखिएगा जिला एवं सत्र, अरे तो विश्वास नहीं मान लो, लास्ट है यार, लो ठीक है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्या होता है, इनके बारे में अभी बता दिया। सुनो, डिस्ट्रिक्ट में कौन सिविल मामले देखता है, कौन जिला, वो डिस्ट्रिक्ट जज, और आपका सेशन जज देखता है आपराधिक मामले, मैं बता ही चुका हूं अभी।
ठीक है, ये आपका हो गया एक कोर्ट। दूसरा, अब अलग अलग कोर्ट से पर्चा करा रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है ये। एक होते हैं लोक अदालतें सर। लोक का मतलब ये आपकी जनता द्वारा शुरू की जाती है। इनमें निर्णय इनके जो है नो अपील वाले होते हैं, क्योंकि इसमें जो मसला सॉल्व किया जाता है आपसी सहमति से। सर इसमें कौन आपका बैठता है, न्याय कौन करता है? जो रिटायर्ड जज होते हैं वही करते हैं। और ये लोक अदालतें करी जाती है। अभी आपके मसले बहुत सारे आपके इसमें ये भी करवाते हैं, कौन? बहुत सारे थाने वो भी आपकी लोक अदालत में बिठवाते हैं कि नहीं, जिससे वो पेंडिंग केस हैं बहुत सारे आपके सॉल्व हो जाए, क्योंकि जिससे बैकलॉग खत्म हो जाए किसका? कोर्ट का। बहुत सारे केस पड़े हुए करोड़ों की संख्या में, ठीक है। इसकी कोई अपील नहीं है क्योंकि आप पहले सहमत हो गए। उसके बाद में परिवार न्यायालय है, 10 लाख प्लस जनसंख्या वाले जो आपके शहर हैं वहां पे आपके जो फैमिली कोर्ट है वो करे जाते हैं, जिसमें क्या होते हैं आपके तलाक वगैरह ये बहुत सारी चीजें, बच्चे की कस्टडी है उसको लेकर के, ठीक है, ज्यादातर शहरों में देखा जाता है, उसको लेकर के मसला है तो फैमिली कोर्ट में जाते हैं, ठीक है। ये भी क्या रहता है? आपसी सहमति से रहता है। सर इसको स्टैट्यूटरी जो दर्जा प्राप्त हो गया है 1984 से हो गया। 1984 से ये क्या है आपके कानूनी रूप धारण कर लिया, ये आपके रहते हैं। अब एक और सर ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय की स्थापना हुई है 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती पे 2009 में। इंपॉर्टेंट है सर। ग्राम न्यायालय जो सरपंच होता है आपका वही आपका न्यायाधीश का काम करता है, ठीक है, ओके। प्राकृतिक न्याय दिया जाता है इसमें जो है ना 1872 का जो साक्ष्य वाला वो नहीं चलेगा, प्राकृतिक न्याय वाला छोटे छोटे मसले आपके सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। अब एक और है सर मोबाइल कोर्ट वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसकी संकल्पना किसने दी थी? डॉक्टर कलाम ने दी थी, कलाम सर ने दी थी। मोबाइल कोर्ट का मतलब क्या है? आपका पहिए पे कोर्ट, कहने का मतलब एक पूरी कोर्ट की व्यवस्था एक गाड़ी में रहती है, वो गांव में जाती है और आपके कोई मसले जाओ वो माने जाएंगे, ठीक है। तो ये अच्छा, इसके जनक है डॉक्टर कलाम, ठीक है। अच्छा एक और बात बताएं, 2007 में आपके एक जगह है आपकी मेवात, हरियाणा में जगह, मेवाड़ नहीं है, मेवात हरियाणा का है, मेवात, ठीक है। तो वहां पे ये आपका पहली बार खुला है आपका मोबाइल कोर्ट वाला, ठीक है, ओके। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ग्राम न्यायालय का कौन होगा? यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो वो नियुक्त करेगा हाईकोर्ट की सलाह पर राज्य सरकार करेगी। अच्छा सुनो, ग्राम न्यायालय का थोड़ा मैं मिसकोटेड कर गया मैं। ग्राम न्यायालय में अध्यक्षता कौन करेगा? तो वो राज्य सरकार डिसाइड करेगी, किन पे? हाईकोर्ट की सलाह पर, ठीक है। वो सरपंच नहीं होगा, ठीक है। वो ग्राम न्यायालय के लिए कौन रहेगा? राज्य सरकार नियुक्त करेगी उसके हिसाब पे, ठीक है, ओके। ये सारी चीजें देख लेना, कोई काम की है नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ ये लास्ट इधर देखो, जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश है, सेशन कोर्ट को कहते हैं सत्र न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश तो होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जज देखता है सिविल मामले, ये देखता है आपराधिक मामले, ओके। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं, वेरी वेरी गुड। राज्यपाल बोला, अब किसी को तो नियुक्त करने का मौका मिला, तो किनको? सर आपके जो डिस्ट्रिक्ट जज है और आपके सेशन जज है इनको राज्यपाल। सलाह किससे लेते हैं? अगेन हाई कोर्ट देगा भाई, सीधी सी बात है, ओके। फास्ट ट्रैक कोर्ट, बहुत सारे कोर्ट नए आए जिनको फास्ट ट्रैक कोर्ट कहते हैं, आपराधिक प्रकृति के मसलों को सॉल्व करने के लिए आते हैं। ई कोर्ट और ये क्या वर्चुअल कोर्ट की संकल्पना लॉकडाउन में देखने को मिली। आगे देखेंगे विशेष उद्देश्य के न्यायालय, स्पेशल पर्पज के लिए बनाए जाते हैं। मान लीजिए कोई एक केस आ गया, उसके लिए अलग से न्यायालय बना दिया, सरकार चाहती है ज्यादा मसला हो जाता है तो। अर्ध न्यायिक प्रकृति इनकी कैसी है? अर्ध न्यायिक है। कौन सी जुडिशियल वाले कैसे? बाल एवं किशोर न्यायालय, ठीक है, जुवेनाइल कोर्ट बोल देते हैं इनके बाद में। उपभोक्ता अदालत, सर उपभोक्ता अदालत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे आपके अर्ध न्यायिक हैं, आपकी क्वासी जुडिशियल है। जो कंज्यूमर कोर्ट होते हैं, कंज्यूमर कोर्ट सर आपके नेशनल लेवल पे भी है, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है। आपको कोई समस्या आ रही है किसी प्रोडक्ट में, जा सकते हो कंज्यूमर कोर्ट। सरकारों के नाक जो है ना, सरकार ने कहा कंपनी के दिमाग ठीक कर सकते हो। बहुत सारी चीज हमें पता ही नहीं होती है, कहां जाए शिकायत करने। कोई चीज खराब आ रही है, मैलीफाइड आ रही है, तो आप जाओगे डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट रहता है इनका, किसका? उपभोक्ता न्यायालय। फिर उसके बाद में बात करेंगे, वो भी नहीं सुन रहा तो अपील कर सकते हैं, स्टेट लेवल पर रहता है इनका उपभोक्ता अदालत रहती है। फिर आपके नेशनल लेवल पे भी है, ठीक है। सैन्य कोर्ट भी रहते हैं जहां पे कोर्ट मार्शल जैसी चीजें देखने को मिलती है। अगला है लास्ट में सर आपका हरित न्यायाधिकरण, ग्रीन ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल जैसी संकल्पना पहले नहीं थी सर, ट्रिब्यूनल जैसी संकल्पना आई थी 1976 में, 42वें संविधान संशोधन से ये जोड़ा गया था ट्रिब्यूनल शब्द, ठीक है। और नई दिल्ली में है आपका ग्रीन ट्रिब्यूनल, हरित न्यायाधिकरण। सर बहुत पावरफुल है, ध्यान रखना। दिल्ली में कोई बदलाव होते हैं ना, ये पंगा लगा देता है बीच में। अब एक चीज देखो सर, इसकी बेंचें अलग अलग, भोपाल में है और आपकी कलकत्ता में, इधर पुणे में है, उधर आपके चेन्नई में। इस तरीके से आपकी इसकी कुछ बेंच भी है, किसकी? हरित न्यायाधिकरण की। इस हिसाब से हमने पूरा टास्क कंप्लीट कर लिया और जो जुडिशरी थी हमने पूरी कंप्लीट कर ली। ये कंप्लीट खुराक थी आपकी, ठीक है। इसको आपका टारगेट जो बताया सर, जिसको ढंग से पढ़ना है उसका करना क्या है? जाते ही एक क्विक रिवीजन, फिर उसके बाद में क्या है? अच्छा, वो जो ऑब्जेक्टिव वाली बुक खोलने से पहले इसका तुरंत रिवीजन मारना है, जिससे तुरंत याद हो जाए। याद करने के बाद में उसको करना है, फिर क्या करना है? जो टिक लग गई फिर उसके बाद में नोट्स उठानी है टेलीग्राम चैनल से, वहां से मैच करना है कि कौन से सही थे, वैसे चीजें थी, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, दूसरे ख्याल रखिए।